आज चैप्टर 5 वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोलिजन्स। कोलिजन मतलब टकराव। तो कोलिजन जो होते हैं, जो टकराव होते हैं, वे दो तरह के होते हैं। जैसे फोर्स भी दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो नॉर्मली जानते हैं, मस्कुलर फोर्स है कि अगर मैं इस पेन को ऐसे उठा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट है। ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, मसल्स का कॉन्टैक्ट, और उससे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा जैसे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर भी मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल ऐसे नॉर्थ पोल के पास आएगा तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, किसी तरह कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। उसी तरह कोलिजन भी दो तरह के होते हैं, एक जो प्योर कॉन्टैक्ट से कोलिजन होती है, टकराव, ऐसे बिल्कुल एकदम इस तरीके से टकराव हो रहे हैं। एक कोलिजन होता है कि बस यूं आए पार्टिकल्स और दूर से दूर ही ऐसे चले गए, ये क्या है, ये भी एक तरह का कोलिजन। तो वैसे जो कुछ ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट कोलिजन्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसे चार्जेस के बीच में आपस में हो रहे हैं, प्लस प्लस के बीच के कोलिजन्स। जैसे प्लस चार्ज आया, एक इधर से प्लस चार्ज आया तो दूर से दूरी रिपेल करके ऐसे कोलिजन हो गया। इस तरह के कोलिजन्स में एनर्जी का लॉस नहीं होता। लेकिन जिन कोलिजन्स में कॉन्टैक्ट होगा, जो कॉन्टैक्ट्स के द्वारा कोलिजन्स होंगे, तो वहां पे साउंड एनर्जी के रूप में और फ्रिक्शन के रूप में क्या है, एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। तो अब जो बॉडीज हैं जो इनमें कोलिजन्स होगा, उनके पास कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हीट के रूप में, फ्रिक्शन के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, वो भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो एक सिस्टम की कोलिजन से पहले, उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी, अब कोलिजन के बाद वो एनर्जी नहीं रहेगी, कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट कोलिजन्स अगर इस तरह की होंगे तो उसमें किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जो एनर्जी पहले थी सिस्टम की वही अब भी रहेगी। तो इसी प्रकार से दो तरह के कोलिजन्स माने गए हैं, जो नॉन कॉन्टैक्ट या इस तरह के कोलिजन्स है ना, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक, वो कुछ इस प्रकार है जैसे एक बॉल आती है, वैसे आपने देखी होगी कि थोड़ा सा बॉल हम ऐसे अगर कोलिजन कराते हैं ग्राउंड से, तो बॉल उछल के वहीं तक आ जाएगी लगभग, बस थोड़ा बहुत ही क्या रहेगी उसकी हाइट कम। अगर यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो बस यहाँ तक तो वो पहुंच जाएगी। ऐसी बॉल है ना, कई बार अगर यूं मार देंगे ऐसे तो कई बार ऐसे ऐसे उछलती रहेगी। तो उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या रहती है, ज्यादा। एक वैसी बॉल है नॉर्मल, आपकी लेदर की बॉल है, आप उसे ग्राउंड से मारोगे तो उसमें क्या होगा, लॉस ज्यादा होगा, और वो एनर्जी का लॉस ज्यादा है, इसलिए बहुत ही कम हाइट तक ही आ पाएगी। ठीक है। तो दो तरह के कोलिजन्स माने गए, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन्स वे होंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो या बहुत ही नाम मात्र का ही लॉस हो। इन इलास्टिक कोलिजन वे है जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो। ठीक है, वैसे कोलिजन्स होंगे इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो दो प्रकार के कोलिजन है जिन्हें हमें आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले कोलिजन क्या है, बॉडीज कैसी होनी चाहिए, आइसोलेटेड। इवेंट जो है ना हमारा, ये आइसोलेटेड इवेंट है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि बाहर से किसी प्रकार के कोई भी फोर्सेस वगैरह उस पर अप्लाई नहीं हो रहे। तो एन आइसोलेटेड इवेंट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो बिल्कुल एकदम आइसोलेशन में हो रहा है, इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय के लिए एक दूसरे पे एक रिलेटिव या अपोजिंग फोर्स लगा रही हो। जैसे कोलिजन होगा तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगी और दूसरी बॉडी इधर की तरफ, तो बहुत थोड़े समय के लिए, जब तक कोलिजन होगा तब तक। तो वैसे इस तरह की रिलेटिव फोर्स जब दो बॉडीज आपस में अटैक करके लगाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोलिजन। तो वे कोलिजन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वे हो सकते हैं इलास्टिक हो या फिर हो सकते हैं इन इलास्टिक हो। इन इलास्टिक कोलिजन्स देखो, एक गाड़ी आई दूसरी गाड़ी से एकदम स्ट्राइक हुआ, तो स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी साउंड एनर्जी के रूप में, फ्रिक्शन के रूप में बहुत सारी एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसमें काइनेटिक, इसमें देखो ये सपोज कि हमारा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान के चलो, तो ये बॉल जैसे इससे टकराएगी, कोलाइड होगी, तो ये इससे, ये इससे, ये इससे अपनी एनर्जी को क्या करती रहेंगी,
ट्रांसफर, और लास्ट में ये बॉल फिर निकलेगी और यहां तक जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर ये बॉल यहां से आई तो इसने एनर्जी इसे दी, इसने इसे दी, इसने इसे दी, फिर इसने इसे दी, ये यहां तक जाएगी, तो इस तरह की चलती रहेगी। तो ये जो है किस तरह कोलिजन है, इलास्टिक। तो वैसे करके दो तरह के कोलिजन हमारे माने गए हैं। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो दो प्रकार से कोलिजन है, इलास्टिक और इन इलास्टिक, उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे आगे इलास्टिक कोलिजन, तो वे कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक। तो दोज कोलिजन्स, दोज कोलिजन्स in which there is no loss of kinetic energy takes place are known as elastic collision, जिसमें किसी प्रकार की भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, ठीक। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने। टोटल एनर्जी तो किसी भी सिस्टम की हमेशा क्या रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो। टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे, अगर इन इलास्टिक कोलिजन भी होगा तो एनर्जी हमने बताया, काइनेटिक एनर्जी जो थी किस किस चीज में ट्रांसफर हुई, हीट एनर्जी में, फ्रिक्शन में, ये वो, आप सारा कुछ जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी जो अब भी क्या है, सेम ही है, पहले भी और बाद में भी। हाँ, कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी तो कम हो सके, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ये हो गया, तो वो पर्टिकुलर एनर्जी कोई कम हो सकती है, टोटल एनर्जी सिस्टम की हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व, क्योंकि वो हमारा लो होता है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो हर कंडीशन में काम करेगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दूसरा पॉइंट, टोटल मोमेंटम भी क्या रहेगा, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो कंजर्व, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल काइनेटिक एनर्जी भी इलास्टिक वाले कोलिजन में क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तीन पॉइंट्स हम याद रखेंगे कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। अगर हमारा कोलिजन कैसा हो, अगर कोलिजन हमारा इलास्टिक है तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, तीनों चीज। नेक्स्ट, इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लो। अब देखो, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी हमें ये कहता है कि टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो कोलिजन से पहले और बाद में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो यहां भी फॉलो होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन में कांस्टेंट या कंजर्व नहीं रहेगी, उसका लॉस हो। अगर कोलिजन कैसा हो, इन इलास्टिक हो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, उससे हम पहचानते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, दोज कोलिजन, दोज collisions in which there is
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी takes place are known as inelastic collision। इसके पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे जो हमें याद रखने? टोटल एनर्जी यहां भी क्या रहेगी? कंजर्व या कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, टोटल मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और एनर्जी के बारे में, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें अलग, काइनेटिक एनर्जी का इसमें लॉस होता है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब डिटेल में हम पढ़ेंगे किस चीज को? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रिजाइलेंस। ये क्या होता है? देखो, दो बॉडीज है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है? अप्रोच। तो मान लो कि हमारे पास ये दो बॉडी है, ये है एक बॉडी जिसका मास कितना है? ये एक बॉडी है यहाँ, इसका मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। ये इस बॉडी को अप्रोच कर रही है, ये वाली बॉडी। तो यहां से ये जा रही है कितनी स्पीड से? इनिशियल स्पीड क्या रहेगी? u1, और ये जा रही है इनिशियल स्पीड u2 से। अब सपोज कि कोलिजन हो गया आफ्टर कोलिजन, तो मुझे बताओ कि ये बॉडी इस बॉडी को क्या कर रही है? अप्रोच, तभी तो कोलिजन होगा। क्या अब बताओ, कोलिजन होने के लिए क्या जरूरी है कि u1 ज्यादा हो या u2? u1। तो इस केस में जो u1 होगा हमारा क्या होगा? u2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो सपोज इसकी वैल्यू, इसका जो वेलोसिटी है वो 20 है, इसका वेलोसिटी है 25। तो बताओ ये इसको किस वेलोसिटी से अप्रोच करेगा? m1 मास 5 की वेलोसिटी से। कैसे निकाला हमने? इसकी वेलोसिटी 20 है, इसकी 25, तो ये इसे 5 की वेलोसिटी से अप्रोच करेगा। कैसे निकाला? u1 माइनस u2, इसकी वेलोसिटी से घटा दिया। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी आई ये क्या आई आपकी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये इसे अप्रोच किस वेलोसिटी से कर रहा है? तो किस वेलोसिटी से अप्रोच करेगा? u1 माइनस u2, इस वेलोसिटी से अप्रोच करेगा, जो भी ये वेलोसिटी होगी, क्योंकि u1 तो ज्यादा है, उससे अप्रोच करेगा। फिर कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद क्या होगा? बताओ, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, v1 से कितना हो गया? v1, इसका वेलोसिटी u2 से हो गया v2। अब बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली v2 ज्यादा होगी। अगर कोई इंजन नहीं लग रहा, कोई कार वगैरह गाड़ी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस केस में एक बॉडी तेज जा रही है तब तो वो स्ट्राइक करेगी उस पर। फिर स्ट्राइक करने के बाद तो जिसको स्ट्राइक किया था उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जिसने स्ट्राइक किया था उसकी कम। तो यहाँ पे जो v2 है वो क्या हो जाएगी इसके बाद? ज्यादा, और v1 क्या होगी? कम। तो ये बॉडी और इनके बीच में क्या होगा? गैप बढ़ता चला जाएगा। यहां पे गैप क्या होता जा रहा था? कम, और इस कंडीशन में गैप क्या होता जाएगा? बढ़ता रहेगा। यानी कि यहां पे हम निकाल लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बताओ? v2 माइनस v1। इसका वेलोसिटी इससे कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, तब अगर ये बॉडी इससे टकराई तो जिस स्पीड से इसको अप्रोच कर रही थी उसी स्पीड से यहां पे क्या होना चाहिए? सेपरेशन। तो हम कहेंगे कि किसी प्रकार की भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं, ये इनइलास्टिक कोलिजन में होगा। इलास्टिक कोलिजन, और इनइलास्टिक में क्या होगा कि एक्चुअली में अप्रोच तो करेगी बॉडी, लेकिन अप्रोच करने के बाद सेपरेशन बहुत सी केस में तो होगा ही नहीं। एक ट्रक जा रहा है, एक गाड़ी आ गई, उसको उसने क्या किया? कोलिजन कर दिया, टकराव हो गया। टकराव होने के बाद गाड़ी ट्रक पे चिपक गई और ट्रक जा रहा है, तो अब बताओ सेपरेशन कितना? जीरो, होगा ही नहीं सेपरेशन। कोलिजन कैसा है? इन इलास्टिक। वैसे कोलिजन्स कैसे होंगे? इन इलास्टिक, जब दोनों बॉडीज एक साथ चलेंगी। टकराव होने के बाद दोनों बॉडी कैसे चलेंगी? एक साथ। ये क्या होगा आपका? इन इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है? बॉडी गई, टकराई, उसने जितना वो अप्रोच कर रही थी जिस स्पीड से, उसी स्पीड से क्या होगा? सेपरेशन भी होगा। तो ये दोनों वेलोसिटीज बराबर हों। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिजाइलेंस होता है, ये क्या चीज है? तो ये होता है द रेशो। देखो इसको कहते हैं ई। क्या कहते हैं इसे? ई। और ये बराबर होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। यानी कि हम कह सकते हैं ऊपर वाला क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच किससे कर रहे थे? u1 माइनस u2 से। सेपरेशन किससे हो रहा? v2 माइनस v1 से। इनका जो रेशियो होगा इसे कहते हैं ई, और जो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रिजाइलेंस, ये ई होता है। अब इस ई के बारे में ये है कि अगर बताओ हमारा कोलिजन कैसा बेटे? इलास्टिक है। अगर कोलिजन हमारा कैसा हो? इलास्टिक, तो ये वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या होंगी? इक्वल होंगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। अगर 5 की स्पीड से अप्रोच हो रहा था तो सेपरेशन भी 5 की स्पीड से होता रहेगा। तो ई का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो इलास्टिक कोलिजन में ई कितना होगा? 1। अब परफेक्टली इलास्टिक में 1 होगा। अगर बॉडी में कोलिजन हो रहा है कैसा? परफेक्टली इलास्टिक। और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो तब ई का वैल्यू क्या होगा? ये जो सेपरेशन की वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 0। दोनों मास एक साथ चलेंगे और अप्रोच की वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी। 0 बाई समथिंग, आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स के लिए, या हम कहें इलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू जो है, ई का वैल्यू जो है वो क्या होगा? 0 से ज्यादा और 1 से कम या बराबर। और 1 के बराबर कब होगा? फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन हमारे बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हैं तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, फिर फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक या फॉर परफेक्टली लिख लो, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा? ई का वैल्यू 0। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है काफी ज्यादा। क्या ये पॉइंट समझ आया? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रिजाइलेंस, दैट इज द रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे इसे? इसका डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ approach is called coefficient of restitution or coefficient of resilience E। समझ आ गया पॉइंट? तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट E का वैल्यू। परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होगा 1, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0। सेपरेशन होगा ही नहीं, वो एक साथ हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो कई सारी चीजें हैं, इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में पढ़ना है और 2 डायमेंशन में भी, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन नहीं पढ़ना है। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कैसा कोलिजन हो रहा है बेटे? इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन की मेन चीज क्या है कि इसमें ई का वैल्यू कितना होता है हमारा 1, ठीक है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो, ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन होगा। वो हमें प्रूव भी करना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा या कैसे होगा, ठीक है, तो उसे प्रूव करेंगे। तो अब इसमें कहा कि इट इन्वॉल्व्स 2 बॉडीज मूविंग इनिशियली अलोंग स्ट्रेट लाइन। 2 बॉडीज हैं जो स्टार्टिंग में कैसे जा रही हैं? स्ट्रेट लाइन में। तो हमने मान लिया कि ये बॉडी हमारी है जिसका मास कितना है m1, ये बॉडी है जिसका मास कितना है m2, इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना है u1, इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना है u2, ठीक है। और यहाँ पे जो u1 है वो क्या होगा u2 से ज्यादा होगा, तभी अप्रोच करेगी वो। अब कोलिजन हो गया, यहां पे इस पॉइंट पे कोलिजन हो गया, तो यहां लिखेंगे आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। तो कोलिजन के बाद सिचुएशन क्या रहेगी? यही 2 बॉडी होंगी, m1 मास की और m2 मास की, ये फिर जारी होगी वेलोसिटी v1 से और ये जारी होगी वेलोसिटी v2 से। इस केस में वेलोसिटी जो v2 है वो ज्यादा होगी किससे? v1 से। ये चीजें होंगी, ऐसा कुछ वो कह रहा है। उसने कहा कि 2 बॉडी है स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, स्ट्राइक किया अगेंस्ट ईच अदर विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंटिन्यूइंग टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, और उसी स्ट्रेट लाइन में चलती रही आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद भी। तो सपोज 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल हैं ए और बी, जिनके मास है m1 m2, वे मूव कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी u1 एंड u2 आफ्टर कोलिजन द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ मासेस आर v1 एंड v2। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ रहे इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ये बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। इलास्टिक कोलिजन में हमने 3 पॉइंट बताए थे। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो 2 चीजें सिलेक्ट करेंगे यहां से, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले एज टोटल मोमेंटम of the system is constant। ये क्या है? कांस्टेंट है। इस हिसाब से तो क्या होगा, अगर ये कह रहा है टोटल मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है, तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और बाद का क्या होगा? सेम। तो कोलिजन से पहले का दोनों बॉडीज का मोमेंटम कितना भाई टोटल बताओ? हाँ, मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो कोलिजन से पहले का m1 u1 प्लस m2 u2, ये बराबर होगा किसके? m1 v1 प्लस m2 v2 के, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक। अब नेक्स्ट दूसरा लेंगे काइनेटिक एनर्जी का, एज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। तो उसमें क्या लेंगे? टोटल एनर्जी कोलिजन से पहले बराबर होगी कोलिजन के बाद, तो कितना आ गया? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये आ गया, इसे इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 1 किसकी है, मोमेंटम के कंजर्वेशन की है ना। इक्वेशन 2 किसकी है, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन की। अब हमें क्या करना है, देखो m1 मैं m1 इधर ले आऊं सारे और m2 इधर ले आऊं, तो इधर से m1 कॉमन आ गया, इधर m2 कॉमन आ गया। इसमें भी m1 इधर ले आऊं सारे और m2 उधर, इसमें भी कॉमन आ गए। अगर दोनों इक्वेशंस को फिर मैं डिवाइड करता हूं तो इधर के m1 से इधर के m1 कैंसिल, इधर के m2 से इधर के m2, यानी कि मासेस क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलो। और सबसे पहले तो ये जो 1/2 है ये भी क्या हो जाएंगे, इधर कॉमन लेने के बाद इधर ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट। तो यहां से मैं m1 इधर लेकर आऊं तो जो हमारी ये इक्वेशन है वो कैसी होगी, तो ये हमारी इक्वेशन होगी m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m1, या फिर हम ऐसा करें इसे दूसरे पेज पर लिखो आराम से साफ साफ। ये दो तो पॉइंट समझ में आएगी हमें, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां से देख लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि m1 u1 वो 2 वाला इधर आएगा तो माइनस का m2 u2 इज इक्वल टू m2, और ये कितना हो जाएगा m2, हाँ ये m1 v2 माइनस m1 v1 आएगा, या हाँ v1 m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, और इधर का ये इधर आ गया माइनस का m2 u2। तो यहां से m1 कॉमन आ गया, यहां बचा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन आ गया तो v2 माइनस u2, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से फिर ऐसे ही m1 u1 स्क्वायर, फिर उधर से इधर लेके आएंगे तो माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, और ये इधर आके m2 u2 स्क्वायर। क्लियर है, यहां से हम m1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन लेंगे तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इसे इक्वेशन कह देंगे 4। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 3 को डिवाइड करूं किससे, 4 से, या 4 को डिवाइड करो 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो 4 बोलो, डिवाइड इक्वेशन 4/3, 4 को 3 से करें तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और डिवाइड में ये लिखेंगे m1 u1 माइनस v1, और डिवाइड में m2 v2 माइनस u2, m2 से m2 कैंसिल और m1 से m1 कैंसिल। ये हमारा होगा। इसमें आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, और इसमें भी ऐसी आइडेंटिटी, तो इसमें होगा हमारा, यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी, छोटा छोटा लिखो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 डिवाइड में u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, और डिवाइड में v2 माइनस u2। अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब एक काम करें कि
इसको मैं इधर लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, या फिर इसे इधर ले आऊं और इसे इधर, ये इधर ले आऊं, ठीक है। तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ये इधर, तो v2 माइनस v1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन का है, यहां से देखेंगे ये है सेपरेशन का, सेपरेशन हो रहा है v2 माइनस v1, अप्रोच हो रहा था u1 माइनस u2, ठीक है। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर मैं इसे इसके डिवाइड में लेके आऊं तो इधर कितना बचेगा 1, तो यहां बचेगा 1, और ये आ जाएगा हमारा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और यही चीज क्या होती है हमारी e, तो e का वैल्यू कितना आया बताओ 1 आ गया। कैसा कोलिजन था हमारा, इलास्टिक, और हमें यही प्रूव करना था कि इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रिजाइलेंस होता है, जिसका डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसकी वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में कितनी होगी 1। बस ये चीज हमने प्रूव करी इसमें, यहां तक क्या ये बात समझ आई, क्लियर है। तो ये हमारा ई का वैल्यू 1 आ गया। हाँ, इसमें जो मेन हमारा कंसेप्ट है वो ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे काम के, इस इक्वेशन को हम फॉर्मेशन में लिखेंगे कैसे, कि इधर लिख लो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, और आप इसे क्या मानोगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो गिवन होगा इलास्टिक कोलिजन्स में, 1 डायमेंशन के जो इलास्टिक कोलिजन से क्या क्या चीजें गिवन होगी और क्या क्या पूछेगा, वो कहेगा कि दो मास हैं, जिसका दो बॉडीज है जिनका मास क्या है m1 और m2, जो जारी है किसी वेलोसिटी से, वो भी वो देगा u1 और u2। अब पूछे कोलिजन के बाद, अगर इलास्टिक कोलिजन है 1 डायमेंशन का है, तो कोलिजन के बाद जो 1 बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या होगा, और कोलिजन के बाद का जो 2 बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो वो हमारे से पूछेगा क्या v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी, और वही हमें इसमें डेरिवेशन करके निकालनी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन के बाद की। तो कैसे निकाल लेंगे, हमें निकालना v1 और v2। तो आप देखो v1 की वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हो, v1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से। देखो यहां पे हम v1 की वैल्यू यहां से ले ले, जो भी वैल्यू होगी v1 की v2 की, दोनों वैल्यूज हैं, यहां से v1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, या v2 इक्वल टू निकाल लो, यहां से कोई भी एक वैल्यू v1 या v2। सपोज मुझे v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो v2 इक्वल टू देख लू v1 में आ जाएगा, और वो v2 की जो भी वैल्यू होगी मैं कहां रख दूंगा इस इक्वेशन में, इसमें v2 की वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगी हमें v1। यहां से v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो v1 इक्वल टू देख लो, v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो v2 इक्वल टू देख लो, और उसकी वैल्यू कहां रख दो इस इक्वेशन में, इसमें रखो, या इससे पहले जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी ये इसमें रख दो, ठीक है, इसमें रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोलिजन से पहले का मोमेंटम और बाद का क्या है सेम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से ले लेंगे, ठीक है। और v1 और v2 की वैल्यू कहां से लेंगे, यहां से 5 इक्वेशन से, कि कोफिशिएंट जो हमारा ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच दोनों क्या हैं इक्वल हैं, क्योंकि ई का वैल्यू 1 है, यहां से ले लेंगे, ठीक है। एक वैल्यू आप यहां ले किस में रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर बाद में सिंपल है, वो अगर v1 का वैल्यू हमारा आ गया तो यहाँ पे v1 की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी v2 की, ठीक। तो यहां से देखेंगे, अब यहां लिखेंगे एज, यहां से v2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया u1 माइनस u2 प्लस v1। पुट दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू किस में रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, v2 की वैल्यू v1 माइनस u2 प्लस v1, ये v2 की वैल्यू किस में रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें वहां से v1 की, फिर वो जो v1 की वैल्यू आएगी उसे यहां रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी v2 की, ठीक है। इतना करना है। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू अगर मैं उसमें रखूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आया था m1 u1 प्लस
M2U2 इज इक्वल टू है M1V1 प्लस M2V2। तो मुझे किसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, V2 की, तो यहाँ रख दूंगा V2 की जगह पे। तो ये होगा हमारा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2, और V2 की वैल्यू कितनी आई, U1 माइनस U2 प्लस V1। क्लियर है। अब मुझे V1 निकालना है, बस एक साइड में सारे V1 एक साइड लेके आ गए, V1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हो गया M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2U1 माइनस M2U2 प्लस M2V1। ठीक है। अब यहाँ पे M1V1 और यहाँ है M2V1, क्या करें, V1 की वैल्यू कॉमन ले ले, ये जो बाकी दो है उसे इधर ले आए। अगर कैंसिल हो रही, जैसे यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, M1 ये एक्चुअली में V1 है ना, ये तो कॉमन ही लेना हमें, ये M2U1, चलो कोई नहीं, इन्हें इधर ले जाओ। ठीक है। और ये चीज हमारी कॉमन आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा M1U1 प्लस M2U2, और ये इधर आ गया तो कितना हो गया, माइनस M2U1, और ये इधर आके हो गया प्लस M2U2 इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से क्या हो गया, V1 हमने कॉमन ले लिया, यहां बचा M1 प्लस M2। हमें V1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये M2U2 और ये M2U2 कितना हो गया, 2M2U2। तो ये हमारे पास आ गया M1U1 माइनस M2U1 और प्लस में 2M2U2 इज इक्वल टू V1 M1 प्लस M2। नेक्स्ट, अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, यहां पे U1, तो इसमें हम लिखेंगे U1 M1 माइनस M2 प्लस 2M2U2 इज इक्वल टू V1 M1 प्लस M2। अब बेटे हमें V1 निकालना, तो बस इसे क्या कर दें हम, डिवाइड में लिया हमें। ठीक है, इसके भी और इसके भी। तो V1 की जो वैल्यू होगी ये हमारी हो जाएगी U1 M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस में प्लस 2M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। क्लियर है, समझ आया कैसे निकलेगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, इसी में ही मैं यूज करूं, इफ masses आर इक्वल, अगर मासेस क्या हो, इक्वल हो, तो अब बताओ V1 का वैल्यू क्या होगा, कितना वैल्यू होगा, ये मासेस इक्वल है M माइनस M, कितना हो गया 0, ये पूरी वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पे 2M डिवाइड बाई M प्लस M, ये भी 2M, तो 2M से 2M कैंसिल हो गए, V1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, U2 के। समझ आया, ये V1 का वैल्यू किसके बराबर आया, U2 के, और V2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, उसी तरह से U1 के। यानी कि अगर मासेस सेम होंगे तो वे अपने वेलोसिटीज क्या कर लेंगे, एक्सचेंज, उस पर भी आएंगे, अभी समझेंगे। सबसे पहले अब हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले तो V1, अब इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन 5 में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन में रखो। फिफ्थ इक्वेशन हमारी यही तो थी, कहाँ गई, ये है ना, कि V2 इक्वल्स टू दिस दिस दिस। तो अब यहां से रखेंगे फिफ्थ में, तो V2 इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा, U1 माइनस U2 प्लस, और ये V1 की वैल्यू है, यहां रख दो इसे। तो U1 की वैल्यू हमारी U1 M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और प्लस में 2M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अच्छा, अब बताओ कैसे सोल्व करोगे, इसमें U1 है, यहाँ पे U1 है, U1 दोनों इसमें क्या आ जाएंगे, कॉमन। ठीक है, और यहाँ U2 है, यहाँ U2 है, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, U2, और फाइनली धीरे धीरे निकालते हैं वेलोसिटी। तो V2 हमारा जो है ये बराबर आ गया
u1 की वैल्यू हमने कॉमन ली, तो यहां बचा 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसमें से ही आ गया। फिर प्लस फिर कॉमन क्या लिया हमने, u2, तो u2 कॉमन लिया, तो इसमें से यहां पे क्या बचा 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और वहां पे क्या बचा -1। ठीक है, अब एलसीएम ले लो इसका, तो v2 हमारा बराबर आ गया u1, इसमें आ गया m1 प्लस m2, तो यहां m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2, और प्लस में u2 इधर 2m2, एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2 का, तो यहाँ पे -1 है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे ऊपर, -m1 माइनस m2 डिवाइड बाई दिस, तो इस m2 से ये m2 क्या हो गया कैंसिल, तो v2 का जो वैल्यू आया ये हमारा आ गया m1 कितना हो गया 2m1, तो 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और प्लस में u2, m2 में से m2 गया, कितना बचा 2m2 में से, तो m2 माइनस m1 और अपॉन में m1 प्लस m2, एंड दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोट। तो ये हमारी दो वेलोसिटीज आई कुछ इस तरीके से, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर ऐसा हो कि दोनों के मास क्या हो सेम, इफ masses आर इक्वल, यानी कि इसका मतलब है कि m1 जो है m1 हमारा बराबर हो किसके m2 के, और दोनों को हम किसके बराबर कर दें m के। सपोज ये दोनों m के बराबर है, दोनों मास क्या है सेम, तो सेम हो गए, तो बताओ अब v1 का वैल्यू उस हिसाब से कितना होगा, v1 का वैल्यू तो ये होगा u1 इंटू में 0 डिवाइड बाई 2m m प्लस m 2m प्लस में 2m u2 डिवाइड बाई m प्लस m कितना आ गया 2m, इससे कैंसिल, ये 0, तो v1 का वैल्यू कितना आया, फिर v2 का वैल्यू कितना होगा, v2 का वैल्यू तो 2m u1 मास तो m ही हो गया डिवाइड बाई 2m प्लस u2 इंटू 0 बाई 2m, तो ये किसके बराबर होगा, 2m से 2m कैंसिल हो गए u1। ये बात समझो कि वेलोसिटीज का क्या हो जाएगा एक्सचेंज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा कोलिजन के बाद, वो वेलोसिटी क्या होगा जो सेकंड ऑब्जेक्ट का पहले वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट का टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी होगा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का पहले था। ये कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है जैसे कि मैं ये कहूं कि ये दोनों मास अगर सेम हैं और इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, ये 1 है ये 2 है, इसका वेलोसिटी कितना है 5 और इसका वेलोसिटी है 3, तो ये कह रहा है टकराने के बाद ये इसका वेलोसिटी ले लेगा और ये इसका, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 और इसका वेलोसिटी हो जाएगा 5। बात समझ आई, ये होगा अगर मास सेम हो, लेकिन अगर मास सेम ना हो तो ऐसा नहीं होगा, तो उसके लिए पूरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का v1 v2 का, तो वही अप्लाई हम करेंगे। क्लियर हो गया टॉपिक, ठीक है, बाकी सेकंड इलास्टिक कोलिजन जो बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में